क्लास 10 वाले विद्यार्थी जितने भी 18 फरवरी की एग्जाम देने जाने वाले हैं ना, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में देखो क्या ना, हम लोग पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। आपको जितना भी चैप्टर है, वास्तविक संख्या से लेकर द्विघात बहुपद से लेकर आपका रैखिक समीकरण, जितना भी चैप्टर है ना, उसका इंपॉर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और मैं गारंटी लेकर चल रहा हूँ, 100% नहीं 120% मैं गारंटी लेकर चलूंगा कि इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं ना, तो जिस प्रकार से हिंदी से सारा ऑब्जेक्टिव लड़ा, यहाँ से मैथ से भी सेम देखिएगा, आपका प्रश्न लड़ जाएगा एकदम 100% सेम टू सेम। यहाँ से प्रश्न आपका लड़ जाएगा। एक एक प्रश्नों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। देखो, मैथ के पहले चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या में चलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो ना अपरिमेय संख्या, ऑप्शन मार लेंगे बी। ठीक है, बोला कि 3 + 2√5, अगर एक भी बीच में अपरिमेय है तो सारा संख्या अपरिमेय। यहाँ पर √5 दिया अपरिमेय, यहाँ मतलब यहाँ आने वाला संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 16 और 25 का रूट है, तो 16 का 4, 25 का 5 निकलेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न में हम लोग 4 देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन ए रूट से बाहर निकल जाएगा, परिमेय संख्या वही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर, बोले कि ये कौन सी से, बोले कि 1.12, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर आपका यहाँ पर 1 की मात्रा बढ़ते जाए प्रत्येक बार, 1 से 2, 3, 4 ऐसे होगा। मतलब जब कोई एक संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला कि निम्न में π/2 क्या है। तो π/2 भी अपरिमेय संख्या होता है। 7 नंबर बोले कि x² - 5x + 4 में x का मान क्या आएगा। तो x का मान निकालेंगे तो x का 2 मान प्लस माइनस में आएगा, तो वो पूर्णांक होता है, ऑप्शन मार लेंगे ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 देखते, बोला कि √3 क्या है। ध्यान दीजिए, √3 क्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक एक प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। अब चलते हैं 8 के बाद आगे बढ़ते प्रश्नों को देखते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न बोला कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रारंभ पर एक ही बिंदु में मिलेंगे, कितना समय लगेगा एक ही बिंदु पर मिलने में। तो देखो बस 2, 4, 6 का आप लसा निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो जो रूट से बाहर नहीं निकले, यहाँ पर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ऑप्शन सी 2.5। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखते बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत हो सकती है। महत्तम समवर्तक ए और बी लघुत्तम समवर्तक किसके बराबर है, यानी महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक जो है ना ए गुना बी के बराबर, तो ऑप्शन सी मारेंगे। आगे बोले संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये बताएं। दोनों का HCF और LCM निकाल लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ 1250 निकलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 25 और 50 का गुना कर दीजिएगा। आगे बोल रहा है 14 नंबर की इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो √20 जो है ना अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखो पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लोग देखेंगे। यहाँ पर 15 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा, ऑप्शन ए निको 49/64, ये बाहर निकल जाएगा रूट से। आगे देखते बोले कि 1440 में 2 का अधिकतम घाट कितना है। तो 1440 में 2 का अधिकतम घाट कितना होता है, 5 होता है। फैक्टर करके देख लीजिएगा उसको। ठीक है ना। अगला यूक्लिड व्यवहार एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की विधि है। तो मौसा निकालते हैं यूक्लिड से, a = bq + r से। अगर निम्न में कौन परिमेय संख्या, देखो यहाँ √2 कट जाएगा, ऑप्शन बी में तो खाली 2 बचेगा, नहीं ऑप्शन बी से हो जाएगा परिमेय संख्या। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी मारेंगे। अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकले। देखो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए बाहर नहीं निकलेगा, बी सी भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ जो 75/48 दिया है ये वाला बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको हल करके देखिएगा, ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बोला देखो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा। तो 2 होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए बोले ए और बी का मौसा गुना लसा है, तो निम्न में किसके बराबर होता है, ए गुना बी के बराबर, क्यों फॉर्मूला ही होता है। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो ऑप्शन सी मारेंगे 11 आभास संख्या। 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। दिया है कि 2 + √3 कौन सी संख्या। तो अपरिमेय संख्या है। 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 25 से भाग लगा के देखो 0.44 आ जाएगा। आगे देखो 22/7 कौन सी संख्या होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय, क्योंकि बटा के रूप में आ रहा है वो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को।
27 नंबर प्रश्न, 3 + √2 × 3 - √2 कौन सी संख्या आती है? यहाँ पर देखो a + b × a - b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर घटाओ 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 25 से भाग लगा कर देखो 15 है ना, तो 15 का 3 गुना 5 आएगा, इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, है भाजक से गुना करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो ध्यान दो, 4 गो ऑप्शन यहाँ पर 10 और 21 दिया हुआ है, तो 10 तो होगा नहीं, 21 यहाँ पर देखो 11 होगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। अभाज्य संख्या कौन होगा? आपका सी होगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर, दो यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो 15 का 90 से गुना कर दो, यहाँ पर निकले 15 पे 350 निकल जाएगा। बोले कि ये कौन सी संख्या यहाँ पर दिया? 3 + 2√5 कौन सी अपरिमेय संख्या है? यूक्लिड विवर्त एल्गोरिथम को कौन सी विधि कहते हैं? तो कलन विधि भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34 बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। किसी विभाजन प्रक्रिया में a = bq + r में r का मान हमेशा क्या होता है? तो अद्वितीय होता है। वास्तविक संख्या मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो यदि उसका q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तो हमेशा शांत कहलाता है। नीचे दिया है यदि भाग एल्गोरिथम बराबर, इसमें बोला कि a = 72 और b बराबर आपका 9 है और q का मान बोला कि 8 है, तो r का मान हमेशा क्या हो जाएगा? तो देखो, तो r का मान क्या 9 8 72 0 हो जाएगा, ऑप्शन मार लेंगे डी। यहाँ बोले कौन परिमेय संख्या? तो रूट से जो बाहर निकल जाएगा तो आपको ऑप्शन ए बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन ए मार लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या? तो √16/25 होगा, क्योंकि यह 16 25 बाहर निकल जाएगा। बोले 1.625 या दशमलव के बाद रुक गया, तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? देख सकते हैं 10 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या निकाल लीजिए, 6 गो अभाज्य संख्या आएगा। 43 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पर 50 × 50 + 1 करके इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर 1275 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले चैप्टर को पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट मैंने करा दिया। अब जैसा देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे समझिएगा यहाँ पर। अब दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है ना, बहुपद। अब बहुपद में देखो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। यानी कहने का मतलब कि एक घाट वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसके बाद शून्यक भी कितना होगा? 1 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, क्योंकि उसका पावर 2 होता है। त्रिघात का 3 हो जाएगा। एक घाट वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं। इन प्रश्नों को दिमाग में बैठेगा, सब प्रश्न आ सकता है। ठीक है, 2 घाट वाले बहुपद को द्विघाटी कहते हैं, 3 घाट वाले बहुपद को त्रिघाटी कहते हैं, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x + b होता है। क्या होता है? x + b होता है। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो x² + bx + c हो जाएगा, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax³ + bx² + cx प्लस में क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसी में फॉर्मूला अल्फा + बीटा का पढ़ना -b/a और अल्फा × बीटा का फॉर्मूला पढ़ना आपको c/a। इतना फॉर्मूला पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में हम लोग ऑब्जेक्टिव चालू करते। देखो यदि बहुपद बराबर px बराबर इतना दिया है, तो बोला कि a और b शून्यक है, तो a × v का मान क्या होगा? मतलब अल्फा × बीटा का मान आपको बता देना है, तो हो जाता है c/a, मतलब 5। यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन ए। हल करके देखिएगा। बहुपद आपको दिया है, इसके मूलों का योग क्या है? अल्फा + बीटा का मान निकालना है, यानी इसका 4 निकलेगा। हल करके देखिएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद की बोले यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx के fx बराबर x² + 2x + 3 हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको जब हल करेंगे तो मान निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका डी, -2/3 निकलेगा। आगे बोले यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो, तो बोल रहा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? देखो क्या खाली बहुपद आपको चेंज किया बस। ठीक है ना, देखो तो बोल रहा है कि अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले अल्फा और बीटा का लसा लेंगे, तो ऊपर अल्फा + बीटा आएगा, वहाँ a कटेगा, -b/c निकलेगा। -b/c वाला मान रखेंगे, यानी -1 आप बोले -b/c, -1/1 -1 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको हल करना है। जैसे अगला प्रश्न आपको दिया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आपको निकालना है। यहाँ भी अल्फा और बीटा का लसा लेके इसको हल करेगा तो -b/c निकलेगा, तो -b/, यानी इसका मतलब -2 इसका मान निकल जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर इतना दिया है, तो बोले कि अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो अल्फा × बीटा का मान c/a होता है, तो c/a मतलब -4 निकल जाएगा। यहाँ पर इसको हल करके देखिएगा। यदि अल्फा × बीटा का मान आपको बोल रहा है इतना है, इसका शून्यक है, तो बोला कि अल्फा / बीटा + बीटा/अल्फा, इसको जब हल करेंगे तो -1/3 निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को याद कर लीजिए बस। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? -b/a मतलब 2 निकल जाएगा इसका मान। आगे प्रश्न में 21 देखते हैं हम लोग।
देखो ये प्रश्न में एक ही सबको बोले कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है और मूल है, तो वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा का मान। यहाँ भी बोले अल्फा बीटा का लसा लेंगे तो माइनस बी बटा सी निकलेगा, तो माइनस बी बटा सी माइनस 5/7 माइनस यानी 5/7 आपका निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन सी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स रूट के रूप में है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। कौन बोल रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है नहीं जिसका पावर 1 होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए देख सकते हैं, इसका पावर 1 है, ठीक है ना। आगे 24वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोला कि निम्न में कौन बहुपद नहीं आपको पहचानना है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद जब बटा के रूप में चाहे एक्स रूट के रूप में अगर एक्स रहता है ना तो वो आपका बहुपद नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाए। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ भी देखो बटा के रूप में 1/x/1 यानी ये भी बहुपद नहीं है। आगे 26 नंबर कि यदि आपको बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का आपको मान निकालना है। तो यहाँ भी माइनस बी बटा सी निकालेंगे तो आपका 1 निकल जाएगा, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बोला 27वां प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है 2 और 15 दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है आपका ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो मान रखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 में एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और 6 दिया था। द्विघात बहुपद शून्यक दिया 2 और माइनस 6 दिया, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार गुना कर देंगे तो -4 यानी +4 यानी -12 यानी ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक बोल रहा है इसका निकालना, तो इसको हल करेंगे तो 2,3 निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न, द्विघात बहुपद आपको दिया है, इसके शून्यक बताना, तो इसको भी हल करके देखिएगा। यहाँ पर -3 को उधर ले जाएंगे, +3 होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट 4 जाएगा, प्लस माइनस √3 होगा, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक क्या होगा? तो इसको हल करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा -1 निकल जाएगा। बहुपद आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक इनमें से कौन सा होगा? तो इसको हल करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा 3, -1, ऑप्शन बी मानेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक पूछ रहा है, तो इसको भी हल करेंगे तो -1, -2 निकलेगा। ऐसे प्रश्नों को हल ही करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा समय आपको लगेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक क्या होगा? तो इसको हल करेंगे तो एक्स का मान -4/3 और 3/2 निकल जाएगा। आगे बोल रहा है आपका कि देखो यहाँ पर बोले कि द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a हो जाएगा, इसका मतलब -5 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको द्विघात बहुपद दिया इसका शून्यक, तो -2 को उधर लेंगे यानी प्लस माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस √2 कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बहुपद आपको दिया है, इसके शून्यकों का योग पूछा है, अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो माइनस b/a हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकलेगा? डी निकल जाएगा, ऑप्शन डी मानेगा। निम्न में कौन द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग? बोले कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल -3 और उसका गुणनफल 2 है? तो -3 यानी 3x प्लस 2x यानी +3x प्लस 2 किस में है? देखो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बोले कि यदि द्विघात बहुपद इतना में एक का मान गुणनखंड 8 है, तो इसको शून्यक क्या होगा? तो देखो इसको 0 बराबर लेके यहाँ पर गुणनखंड एक्स का मान 8 रख के इसको हल करेंगे तो यहाँ से एक का मान आपका निकल जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा 1,8, इसको हल करके देखिएगा, ठीक है। आगे देखते यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तब बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर बी का मान आपका ए निकल जाएगा। आपको बहुपद दिया है और बोला कि इसका घाट कितना आता है, यहाँ पर वाई का मान अधिक से अधिक 3 है, इसका मतलब इसका घाट निकल जाएगा 3। आगे यदि एफ एक्स बराबर आपको दिया है तो इसको शून्यक अल्फा और बीटा है, तो किस क्रम में सजेगा ये? तो अल्फा और बीटा, तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होगा। द्विघात बहुपद किसके बराबर है? यानी इसका हल करेंगे तो आपका मान निकलेगा -4, 3/2 निकल जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोले। 44वां प्रश्न, निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है, तो बहुपद निकालना था -3 और -10 किस में? -3 -10 किस में? आपको ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 44 को ऑब्जेक्टिव दूसरे चैप्टर से करा दिया। अब जैसा तीसरे चैप्टर से देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखो इसमें समझते हैं। एक नंबर प्रश्न बोला कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 का निकाय कैसा है? तो देखना है यहाँ पर मान कैसा आ रहा है। 2/4 निकलेगा, 3/6 निकलेगा, 5/9 एंड 2 को मान बराबर आ रहा है, जबकि तीसरा का मान बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये असंगत है। आगे दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख कैसे प्रतिच्छेदी है, तब रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होगा? तो प्रतिच्छेदी है, तो अगर एक हल प्रतिच्छेदी है तो एक हल हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। बोला कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होता, समानांतर में कोई हल निकलता ही नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। समीकरण युग्म आपको दिया है
दूगो और इसका हल बताना कैसा होगा। देखो 2/4 3/6 अब 5/3/6 हो गया ना, और 5 आपका बोल रहा है कि 15, तो ये कैसा है ये बताना है। देखो 2/4 तो 1/2 निकलेगा, 3/6 इसका मतलब निकलेगा आपका 1/2, 5/15 इसका मतलब 1/3, दो मान समान और तीसरा का मान बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। देखते हैं जैसे ऑप्शन देखते हैं, बोल रहा है कि समानांतर थे ग्राफ, इसका हमने कोई हल में समानांतर नहीं होता, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे देखो समीकरण आपको दिया हुआ है दूगो, और ये किस प्रकार का हल संभव है, तो यहाँ पर एक ही बाटा करो ना, एक्स वाले के 1/5/6, 3 आपका 1, 5 नहीं है आपका एक, और केवल एक हल निकलेगा यहाँ से। 6वां प्रश्न, यदि समीकरण आपको दूगो दिया है तो बोला कि इसका एक हल है मतलब प्रतिच्छेदी है, तो के का मान, तो प्रतिच्छेदी अवस्था में के का मान निकालेंगे, तो के का मान -6 यहाँ पर निकलेगा, हल करके देखिएगा। आगे देखिए प्रश्न को 7वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ दूगो, और बोला कि इसको हल करेंगे तो कौन सा हल आएगा। देखो तो एक यानी 1/3 और यहाँ से निकलेंगे 2/12, इसका मतलब यहाँ ये भी क्या होगा कि एक और केवल एक हल होगा, क्योंकि यहाँ से x का मान 1 दिया, नहीं छुपा, नहीं कुछ अंक दिया तो 1 है, तो 1 क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। 2/12 करेंगे तो 1/6 निकलेंगे, दूगो मान ही, दोनों मान आपस में बराबर सूरती नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका एक और एक केवल हल होगा। ठीक है ना। आगे दूगो समीकरण दिया तब बताना है कि इसका x और y का, दोनों को हल करके देखिएगा, हल करेंगे तो आपका x का मान 3 और y का मान निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नों को। यदि समीकरण के x -5y = 2 और 6x + 2y = 7 है और कोई हल नहीं हो, तब k का मान क्या निकलेगा। तो कोई हल में दूगो मान बराबर होते, तीसरा का बराबर नहीं होता, वहां से उस तरीके से हल करेंगे तो k का मान -15 निकल जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको हल करके बताना विरोधी है कि अविरोधी है। देखते हैं यहाँ पर मतलब 1/2 और 3/5 वही होता है, यानी कहने का मतलब जब दोनों मान आपस में, शुरुआती मान आपस में बराबर नहीं होता तो विरोधी होता। ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, बी मार लेंगे। ठीक है, आगे यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अनंत में हमेशा ग्राफ समपाती होता है। ठीक है, आगे बोले के किस मान के लिए समीकरण इतना का, देखो प्रश्न समझिएगा ध्यान से, बोला के किस मान के लिए, प्रश्न को समझिएगा, के किस मान के लिए जो दिया गया समीकरण उसका अनंत हल है। तो अनंत हल है मतलब तीनों आपस में बराबर, वहां से x का मान निकालेंगे मतलब 10 निकल जाएगा। देखो समीकरण आपको दूगो दिया है, इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो यहाँ पर देखो के ≠ ज़्यादा आपका सही होगा, यानी करेंगे दूगो मान बराबर, तीसरे का बराबर नहीं है, इसका मतलब के का मान यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो निकल जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया हुआ है, के किस मान के लिए ये वाला जो ग्राफ है आपका संपाती निकल जाएगा। तो 1/2 2 आपका के निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर 7/14 निकलेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो के का मान आपका निकल जाएगा 4 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझ लीजिए पहले। बोला कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण यहाँ और यहाँ दूगो रैखिक समीकरण दिया है, जबकि x का मान 1 और y का मान -1 है, तो k का मान यानी x का मान 1 और y का मान -1 रख के जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन यानी k का मान आपका 6 निकल जाए। ऑप्शन आप क्या मान लीजिएगा, सी मार लीजिएगा 6। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। बोला कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती है तब उनका हल क्या है। संपाती है तो देखो समपाती है, इसका मतलब कि उसके अनंत हल हो जाएंगे। तो अनंत वाला हल वाला ऑप्शन नहीं दिया, इसको तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। विरोधी में युग्म में कितने हल होते हैं, तो विरोधी क्या होता है, एक हल उसमें होता है। ठीक है ना, आगे देखो यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी। तो असंगत है इसका मतलब निरूपित करने वाली रेखाएं उसका समानांतर हमेशा आएंगी। ठीक है, यहाँ दूगो समीकरण दिया तो इसका हल पूछ रहा था, दोनों को हल करेंगे किसी विधि से तो वहाँ पर x का मान और y का मान आपका निकल जाएगा -2 और 5 निकल जाएगा। ठीक है, आगे 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोले कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। तो कोई हल नहीं होगा तो वो अविरोधी कहलाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब चौथा चैप्टर देखते हैं गणित का, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। दो घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें पहला समीकरण निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन जिसका पावर 2 होगा द्विघात समीकरण होगा। इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर हल करके देखें तो x² से x² कट जाएगा, ऑप्शन सी में देखिएगा, हल कीजिएगा तो यहाँ पर द्विघात समीकरण ये नहीं है। ठीक है, आगे 3वां प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न देखिए। 3वां प्रश्न बोला निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर 2 नहीं होगा x का, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्योंकि
रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो खाली एक से बचेगा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण नहीं है। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मूल बराबर है तो पी का मान है डी बराबर 0 करके इसको हल कीजिएगा तो पी का मान आपका 4/3 निकल जाएगा। आगे द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है तो डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान क्या 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया बी इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर जो समीकरण दिया उसके आधार पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6, द्विघात समीकरण इतना का घाट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो x का अधिक से अधिक पावर 2 है तो घाट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का विवेचक क्या होता है, डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ मान पुट कर दीजिए, हल करेंगे तो डी का मान आपका 16 निकल जाएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक कितना होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक कितना होगा, तो इसका विवेचक निकल जाएगा -8 निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है 9वां नंबर प्रश्न। बोले द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, इसका मूल वास्तविक और समान है तो मूल कैसा होगा, इसको हल करेंगे तो -b/2a निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे, क्या मारेंगे, ऑप्शन बी। 10 नंबर द्विघात समीकरण इतना का विविक्तन निम्नलिखित में से क्या होगा, तो डी का मान निकालिएगा हल करके तो 9 निकल जाएगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक का मान क्या हो जाएगा, तो विवेचक का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोले किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 होगा तो वो वास्तविक और समान होता है, यहाँ पर ऑप्शन मार लेंगे बी। प्रश्न नंबर 13, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है तो इसको हल करके देखिए डी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हल करके देखेंगे। अगर वही डी का मान 0 के बराबर आएगा तो समान होगा, 0 से बड़ा होगा तो वो भी ना जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और 0 से छोटा आएगा तो असमान हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो माइनस के रूप में आएगा तो वास्तविक और असमान आपका हो जाएगा। ठीक है, किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है, डी बराबर 0 करके हल करेंगे और वहाँ से के का मान निकालेंगे तो +-4 आपका निकल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण के इसका मूल वास्तविक और समान है, डी का मान 0 करके चलेंगे तो यहाँ भी के का मान आपका निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। प्रश्नों को मस्तिष्क से बैठा लीजिए और इस तरीके से जाकर हल कीजिएगा। बोला निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। तो देखो द्विघात समीकरण यहाँ पर जो होगा ना -5 को उधर ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, यानी वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, वो 5 रूट से बाहर निकलता नहीं है। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल p है, 0 के मूल बराबर है तो p का मान है, d बराबर 0 करके इसको हल कीजिएगा तो +-4 आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx माइनस c के मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है। तो इसका सूत्र वही है, मूल वास्तविक और बराबर, तो डी बराबर 0 तो डी का मान बी स्क्वायर 4ac रख देंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं इस चैप्टर्स का। द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसके मूल के योग मान बताना है। योग मान मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब -2 इसको निकलेगा, उस तरीके से हल करेंगे। तो 5वां चैप्टर हम लोग देखते हैं। 5वें चैप्टर्स का नाम है समानांतर श्रेणी मतलब AP। देखो सार्वभौमता निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, a2 - a1 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद। यहाँ पर an यानी एनवा पद को, सामान्य पद को हम लोग an चाहे tn चाहे l कहते हैं, इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है। अगर आपको 10वां पद निकालना है, a10 मतलब 10वां पद a + 9d, वही आपको यहाँ पर देख सकते हैं। SN मतलब योगफल निकालना है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अंतिम से यदि एनवा पद निकालना है आपको, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला वही होता है। देखो अंतिम से एनवा पद निकालना है ना, तो अंतिम से फॉर्मूला होता है a - n - 1 × d, यानी जैसे आप देख सकते हैं जैसे एनवा पद का फॉर्मूला होता है, यानी एन का फॉर्मूला होता है आपका कि a प्लस हो जाता है, लेकिन वही अंतिम से चलेंगे तो a- आपका निकल जाएगा। ठीक है, AP आपको दिया, इसका सार अंतर पूछा था, दूसरा पद घटा पहला पद, 10 में से 4 घटेगा, 6 निकलेगा, ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हल करना है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आसानी से मैथ में निकल जाओगे, कोई हार्ड विषय आपका नहीं है। निम्नलिखित में कौन AP के रूप में है, तो जिसके सार अंतर समान आएंगे। देखो AP जांच करने के लिए क्या करना है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद, अगर मान आपका प्रत्येक बार सेम आ रहा तो AP के रूप में होगा, तो ऑप्शन डी का मान प्रत्येक बार सेम आएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न को हम लोग देखते हैं 3 नंबर, √2 √8 √18 के सार अंतर, तो सबको रूट से बाहर निकालेंगे तो √2 निकल जाएगा सार अंतर। देखो √3 √12 का अगला पद क्या हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो अगला पद √48 आ जाएगा। देखो AP 6 9 12 का सार अंतर, तो 9 में से 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर सार अंतर निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्न में हम लोग 6 देखते हैं। बोल रहा है कि AP आपको दिया हुआ है AP के रूप में, और इसका बोले सार्व अंतर क्या होगा, तो इसका सार्व अंतर √2 निकल जाएगा। यहाँ भी AP दिया, इसका सार्व अंतर क्या होगा, तो 1 में से 3 घटा देंगे तो सार्व अंतर √2 निकल जाएगा। ठीक है, √2 निकलेगा, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है,
बोले एपी दिया हुआ है, इसका बोला कि एपी है 5, 11, 17, 23, 29 का डॉट डॉट का कोई पद 301 हो सकता है। तो एनवा पद मान लो 301 होगा, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन के हिसाब से क्या तीनों पद 101 हो सकता है, तो इसको हल कीजिएगा तो 301 इसका कोई एनवा पद होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इनका मान दशमलव में आ सकता है। देखिए एपी बोले एपी का प्रत्येक संख्या एक डॉट डॉट कहलाता है, तो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। आगे बोल रहा है कि 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्या कितनी हो जाए, 2 अंकों वाली, इसका मतलब हो गया कि 10 से लेकर 99 तक 3 से भाग लगने वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 से 12, 15 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक या 99 तक जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 30 को आपका निकल जाएगा। एपी का सामान्य पद दिया तो साफ अंतर क्या होगा, देखो तो यहाँ पे एन का मान एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे तो 3 कम 3, 3 5 8, 2 रखेंगे 3 दूने 6, 5 11 3 निकल जाएगा पर साफ अंतर। देखो यहाँ पर एपी दिया हो, इसका साफ अंतर निकालना तो दूसरा में से पहले का घटाना 1/2 में से 3/2 घटाएंगे, 3/2 घटाएंगे तो -1 आपका निकल जाएगा, घटा के देखिएगा ऑप्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे एपी आपको दिया है, इसका सार्व अंतर पूछेगा, सार्व अंतर क्या होगा, तो इसको घटा कर देखिए, दूसरा पद घटा पहला पद, तो इसका सार्व अंतर √2 निकलेगा। यहाँ भी एपी दिए, इसके 11वां पद को a+10d बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a+10d बोलेंगे। तो ए का मान रख दो यहाँ पर, ए का मान कितना -3 और डी का मान रखेंगे -1/2 में से -3 घटा देंगे तो वहाँ पर एक डी का मान निकल जाएगा, और ए और डी का मान रखेंगे और हल करेंगे तो -22 वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, बोला कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 625 आएगा, निकाल के देखिएगा ऐसे इनका फॉर्मूला यूज करके। समानांतर श्रेणी का बोला 30वां पद क्या होगा, तो इसका निकल जाएगा -77। यहाँ समानांतर श्रेणी का बोले 11वां पद, तो यहाँ देखो 11वां पद a+10d होगा, ए और डी का मान रख देंगे तो 22 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। बोल रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर आपका दी हो, इसके इन पदों का योगफल ऐसे नहीं, तो फॉर्मूला बताना था n/2 × 2a + n-1 आपका n-1 × d हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बोले कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n किसके बराबर है, तो आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे देखिए प्रश्न में बोला 20 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, तो इसका सार्व अंतर सेम आएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी मारेंगे, इसका सार्व अंतर सेम है। घटा के देखिए, दूसरा पद घटा पहला पद, ऐसे घटा के देख लीजिए। ठीक है ना, आगे 21वां प्रश्न है, समानांतर श्रेणी आपको दिया, इसका कौन सा पद 210 है, इसका 10वां पद क्या 210 है। ठीक है ना, इसको निकाल के देखिएगा। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब 5 गो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं छठा चैप्टर चलते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है, त्रिभुज। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर 2 त्रिभुज समकोणिक है तो वे सभी क्या होंगे, तो वे सभी समरूप होंगे, और समकोणिक है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, आगे 2 बहुभुज समरूप होंगे तो उनके डॉट डॉट बराबर होंगे, तो 2 बहुभुज अगर समरूप है तो उनकी जो है ना कोण बराबर होंगे, जो हिसाब दिया है, मतलब जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, ऐसा किसने कहा था, थेल्स साहब ने कहा था। सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसी समरूप होती है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के रूप में दिया, तो तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा √81 निकलेगा। ठीक है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इसका 3 बार 4 बार कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां प्रश्न क्या दिया वो समझिए। 9वां आपका प्रश्न बोल रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करो, 16:81, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन दिया है नीचे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बताना है आपको कि 3:4 यहाँ से, इसका मतलब इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 9 का 3 और 16 का 4 निकलेगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बोल रहा है कि 16:9 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 16 का 4, 9 का 3 निकलेगा, अनुपात रूट करेंगे तो 4:3 निकल जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। यदि 2 कोणों का अंतर 30 हो तो त्रिभुज के कोण कितना निकलेगा, त्रिभुज का कोण वहां से निकलेगा 30, अंतर दिया 30 60 90 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे प्रश्नों को बोल रहा है
कि यदि राहुल 15 मीटर पूरब जाकर 8 मीटर दक्षिण जाता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा। देखो अगर 15 से 8 मीटर दूर जा रहा है तो प्रारंभिक से कितना दूर होगा, तो दूरी सूत्र लगाकर मूल बिंदु से इसको निकालेंगे। तो यहाँ से हल करके देखिएगा 15 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 25 64 जोड़ कर देखिएगा तो यहाँ पर 17 मीटर के आसपास आपका आंसर निकल जाएगा। आदित्य 12 मीटर और 5 मीटर दूर उत्तर की ओर जाता था, प्रारंभिक बिंदु से दूरी, यहाँ पे दूरी सूत्र लगा कर देखेंगे 5 और 15 का मूल बिंदु से निकाल कर देखिए तो 13 वहां से निकलेगा। हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पहली भुजा का सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ऐसा थेल्स साहब का विलोम, पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम हम लोग पढ़े थे। देखो समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर का निकालेगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, समकोण त्रिभुज से संबंध है पाइथागोरस का। 19वां प्रश्न आपको हल कर पर त्रिभुज दिया है, डी पैरेलल बीसी है और एडी बटा डीबी का मान आपको 5/3 है, तो ए बटा ईसी का मान निकालना, तो वही आपको इसको हल करेंगे तो 5/8 निकल जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा आपका 2 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो √3a निकल जाएगा आपका, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 21 देखते हैं इस चैप्टर से। बोला कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का जो मान है 90 डिग्री है, बीसी का मान 13 सेंटीमीटर, एबी का मान 12 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान आपको बताना। तो एसी का हल करेंगे तो एसी का यहाँ पर मान निकल जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एसी का मान निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न बोल क्या है, समबाहु त्रिभुज, बोले समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है वो त्रिभुज कहलाता है आपका समद्विबाहु कहलाता है, ठीक। तो समद्विबाहु है तो बोल रहा है कि इसमें देखो ए सी बराबर बी सी दिया है और ए बी स्क्वायर बराबर बोला है 2AC का स्क्वायर है, तो कौन सी का मान आपको बताना है। तो देखो अगर समबाहु त्रिभुज है और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें दो भुजा आपस में बराबर, ये वाला कंडीशन दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी का जो मान निकलेगा वो 90 डिग्री निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने 22 को प्रश्न आपको त्रिभुज वाले चैप्टर से बताया, जैसा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो बिंदु -3 को -4, अगर दोनों बिंदु आपको माइनस दिया है ना, तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में आएगा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और उदग रेखा को आपको y अक्ष कहते हैं। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में आता है मूल बिंदु, यानी जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष आपस में मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। आता है ये प्रश्न, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं हम लोग 7वां चैप्टर्स का। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, क्योंकि इस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष का मान हमेशा 0 होता है। किसी बिंदु के नियामक में दो मान x और y होते हैं, जिनमें पहले यानी x को भुज या x निर्देशांक कहते हैं, या दूसरे को कोटि या y निर्देशांक हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। भुज या x निर्देशांक, भुज या x निर्देशांक क्या होता है, तो किसी बिंदु के y अक्ष से उस बिंदु की दूरी हमेशा भुज या x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है ना। y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, यानी y अक्ष, किसी भी बिंदु का y अक्ष अगर दूरी लेकर चलते हैं तो इसका मतलब वो x अक्ष या भुज कहलाएगा, ठीक है, x अक्ष या भुज कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते समझते कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना है इस चैप्टर्स में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आ सकते आते हैं। कोटि या y निर्देशांक क्या होता है, तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होता है ना, हमेशा y निर्देशांक के कोटि कहलाता है। देखो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बिंदु बोला है 5 को -4 का भुज क्या था, भुज पहिल का x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज 5 निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, आगे देखते हैं जैसे और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग समझते हैं इस चैप्टर्स में। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक आपका 0, y है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र मतलब देखो यानी कहने का मतलब कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा, वही y अक्ष पर स्थित है 0, y निकल जाएगा। और दूरी सूत्र आपको आगे बताना है, तो दूरी सूत्र होता है दूरी सूत्र आपका क्या होता है, तो देखो यहाँ पर x1, देखो x1 घटाओ यानी x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर, उसका रूट लगा देंगे तो दूरी सूत्र आपका निकल जाता है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी क्या होता है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। किसी बोले त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होता है, तो देखो केंद्रक निकालना होगा ना, सारे चीजों को जोड़ते हैं बट्टा में 3 करते हैं, यहाँ पर 2 नहीं बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, तो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये वाला फॉर्मूला याद देखिएगा, ठीक है ना। 123 यानी x1 y2 घटाओ y, यानी x1 इंटू y2 घटाओ y3, उसका 231, इसका मतलब x2 इंटू y3 घटाओ y1, और उसका 312, इसका मतलब x3 इंटू y1 घटाओ y2, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो अब प्रश्न चालू करते हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दी। देखो पहला प्रश्न है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी हमेशा कोटि कहलाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु से p इतना का दूरी क्या होगा, तो हमेशा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। देखो बिंदु 2,3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 √13 निकल जाएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। दो बिंदु आपको दिया है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो रूट अंडर लगाकर पहिलका को पहिलका से घटा के स्क्वायर करें, दूसरा को दूसरा से घटा के स्क्वायर करें, तो हल करेंगे तो निकलेगा 2√2 निकलेगा। ठीक है, प्रश्न में हम लोग 6 देखते हैं। बोला बिंदु दो को दिया, इनके बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र लगा के इसको हल करेंगे तो 5 इकाई निकलेगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या हो जाएगा, तो 6,4 के कोटि का मान निकल जाएगा कितना, 4 निकलेगा, क्योंकि दूसरा का कोटि होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच का दूरी कितना होगा, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र लगा के इसको हल कीजिएगा तो 4 निकल जाएगा। बिंदु -4,3 किस पाद में है, देखो तो माइनस से प्लस में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब द्वितीय पाद में आपका निकल जाएगा। कि बोले किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी हमेशा क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। आगे देखिए 11 नंबर बोला कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखो दो को यहाँ पर बिंदु दिया है P और Q, इनके बीच की दूरी, तो उसके हिसाब से जो दिया उसके हिसाब से आपका दूरी हो जाएगा √x² + y²। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो मूल बिंदु से 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर दो तो 279 आएगा, जोड़ने पर 279 का 17 निकल जाएगा। देखो बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, तो दूरी मूल बिंदु से √13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बिंदु इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र पर अप्लाई करके हल करेंगे तो ये निकल जाएगा 4√3 निकल जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं जैसा। 16 नंबर देखो ए बी और सी है, बोला ए और बी को मिलाने वाला मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 + x2/2 होता है, ऑप्शन बी मार लेंगे ये वाला। तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर संरेखीय है तो क्षेत्रफल हमेशा 0 होता ही है। 18 नंबर प्रश्न बोला कि बिंदु दिया है दूगो, इनके बीच की दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगा के हल करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हल करके देखिए। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 का 5 निकलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ भी मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए वो पहिलका को पहिलका से पहिलका संख्या को पहिलका से जोड़ के आधा करते हैं, दूसरा का दूसरा का से जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर निकलेगा 3,1। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो √3 निकल जाएगा। देखो दो बिंदु आपको P और Q दिया है, तो इनके बीच की दूरी कितना आपका, दूरी सूत्र अप्लाई करके हल करेगा तो √5 निकल जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं 23। बिंदु आपको दिया किस पाद में है, तो प्लस से माइनस है, इसका प्लस से माइनस किस में आता है, आपका प्रथम पाद में। देखो माइनस माइनस बोला -3 -3 किस पाद में, तो दोनों माइनस है, इसका तृतीय पाद में हो जाएगा। अगर प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x अक्ष से दूरी हमेशा कोटि कहलाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला कि जिसके शीर्ष इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 6 निकलेगा। त्रिभुज का वाला फॉर्मूला लगा के आपको निकालना होगा। ठीक है, देखो उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना विभाजित करती है, तो विभाजन सूत्र लगा के इसको हल करना पड़ेगा। विभाजन सूत्र लगा के इसको हल करेंगे 7/5 और 9/5 वहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न 0,1 बी नंबर आपका है, मैंने 28 में ए का मान, बी का मान, सी का मान बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला था, क्षेत्रफल निकालिएगा तो 6 निकलेगा, आपको हल करना पड़ेगा। मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा था, स्क्वायर कर दीजिए, रूट कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का 5 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। बोला कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का मान -7 निकल जाएगा ए। तो इस तरीके से मैंने 30 गो ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिया। अब जैसा अगला चैप्टर चालू करते हैं, इसका नाम है त्रिकोणमिति। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पड़ता है त्रिकोणमिति। देखो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिखा है, h² बराबर हो जाएगा p² आप प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तब तो जाकर इस पर रूट शेयर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं जरा सा। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण p/h, वही साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो h/p हो जाएगा। कॉस का b/h होता है तो सेक का उलट जाएगा h/b हो जाएगा। टेन का p/b होता है तो कॉट का उलट जाएगा b/p हो जाएगा। वही साइन और कॉसेक का गुना करेंगे तो हमेशा एक आता है, याद रखिएगा साइन कॉसेक का गुना 1। यहाँ से साइन का मान निकालेंगे कॉसेक बटा साइन का मान 1/कॉसेक निकलेगा। कॉसेक और सेक का गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस का मान निकालेंगे 1/सेक निकलेगा। टेन और कॉट का गुना करेंगे तो 1 मान वहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। फॉर्मूला को मस्तिष्क में बैठाते चलेगा, सारा फॉर्मूला यहाँ पर साइड में देखो निकालते चला हूँ। टेन और कॉट का गुना 1 है, तो यहाँ पर कॉट का भी मान निकालेंगे तो 1/10 निकल जाएगा। ठीक है ना, टेन का मान अगर साइन बटा कॉस, देखो टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटा साइन। देखो टेन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ भी टेन स्क्वायर का नहीं टेन देखो यहाँ पर टेन एंड टेन स्क्वायर का और भी फॉर्मूला हो सकता है 1/10 स्क्वायर प्लस 1/कॉट स्क्वायर हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉट स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी कॉट स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो सकता है 1 + कॉट स्क्वायर बटा में 1 + tan स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आगे फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं।
अब देखिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं आगे। साइन 90 घटा, साइन को जब 90 से घटाएंगे तो कॉस के रूप में आएगा, कॉस को 90 से घटाएंगे तो साइन के रूप में आएगा, टेन को 90 से घटाएंगे तो कॉट के रूप में, कॉट को 90 से घटाएंगे तो टेन के रूप में आ जाएगा। फॉर्मूला है सेक को 90 से घटाएंगे, सेक 90 घटाओ थीटा तो कॉसेक में आएगा, कॉसेक को घटाएंगे तो सेक आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से अगर मान निकालेंगे साइन स्क्वायर को छोड़िए कॉस स्क्वायर को उधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर अगर चाहेंगे तो स्क्वायर हटा के इस पर रूट चढ़ेंगे तो साइन का हो जाएगा फॉर्मूला आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर। वही अगर कॉस को इधर रख देते हैं, साइन को उधर ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। वही देखिए एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का, उसके हिसाब से हिंदी को देखो ये वाला फॉर्मूला होता है सेक का स्क्वायर घटाओ टेन का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो सेक का मान निकले तो माइनस टेन उधर चलेगा प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया, देखो यानी कहने का मतलब हो गया सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर -1 निकल जाएगा। वही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, तो यहाँ से कॉसेक को छोड़कर माइनस कॉट को उधर लाएंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अगर वही कॉट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर -1 आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला था कुछ महत्वपूर्ण। अब जैसा डिग्री पाई चार्ट हम लोग समझ लेते हैं कि जो साइन 30 का मान 0 का मान ये सब पूछता है वो सब आपको याद होना चाहिए कम से कम। देखो तो 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपका 1 होगा। इसी मान को उलट के लिखिए 1 √3/2 1/2 यहाँ 1/2 और 0, इसी मान को उलट के लिखेंगे तो कॉस का मान आपका निकलेगा। तो ये मान सरणियाँ कम से कम याद रखिएगा लोग, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। उसी प्रकार से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 का सबका मान यहाँ पर निकाल दें। एक बार सभी मान को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आप कभी करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न आपको बोला कि निम्न त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा कितना होता है। पाई का मान हमेशा देखो त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर पाई का मान 90 है, देखो पाई का मान 90 है, π/3 है, इतना है, इतना है, इसका मतलब क्या होगा, पाई लिखने का मतलब 180 डिग्री मान होगा, π/3 लिखने का मतलब 60 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 अब बटा 3 करेंगे तो हल करके आपका निकल जाएगा 60। तो थोड़ा सा समझाया गया, पाई का मान 90 नहीं होगा 180 होगा। अब जैसा प्रश्न देखते हैं त्रिकोणमिति का, यदि साइन का मान 3/4 दिया तो कॉस का मान पूछा तो √7/4 हो जाएगा। देखो इसको हल करके देखिए, साइन थीटा का मान 12/3 है तो इसको कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 5/13 निकल जाएगा। साइन थीटा का मान 4/13 है तो कॉसेक इंटू सेक है, और कॉट इंटू टेन का मान निकालेंगे तो इसको हल कीजिएगा तो आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको हल करके देखिएगा। 4 9 प्रश्न बोला कि कॉसेक बराबर 4/5 और तो सॉरी कॉस का मान 4/5 है तो कॉसेक का मान बोला तो कॉसेक का मान 5/3 निकलेगा। साइन 2a = 2, साइन सत्य कब होगा, जबकि a का मान कितना 0 होगा तभी जगह सत्य होगा। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, सेक 70 इंटू साइन 20, कॉस 20 इंटू कॉसेक 70, इसका मान निकलेगा आपका 1 निकलेगा। इसको हल करके देखिएगा। अगला प्रश्न जैसा देखिए, बोला कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का तो थीटा का मान हमेशा कितना 45 डिग्री आएगा। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, tan a किसके बराबर है, tan a cot को 90 से घटा दीजिए बराबर है सेक स्क्वायर -1 किसके tan स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से देखो 9 कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा तो 9 निकलेगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन कॉस के बराबर है, तो कॉस का बराबर ये आपका बी हो जाएगा फॉर्मूला, बी वाला ऑप्शन। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, वहाँ √3 होता है। आगे वही कॉसेक, देखो कॉस 1 डिग्री 0 डिग्री 3 डिग्री ऐसे आपको मान दिया तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसको हल करके देखिएगा। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आपका हो जाएगा साइन 60 के बराबर होगा। 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + कॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका tan स्क्वायर के बराबर होगा, ये फॉर्मूला ही होता है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब 60 का मान रख इसको हल करेगा तो 1/2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं साइन π/3 मतलब साइन 60 का मान पूछ रहा है तो साइन 60 का मान √3/2 निकलता है। इसको हल कर लीजिएगा। देखो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा नहीं, यहाँ से 3 को गुना में इधर बटा में लाएंगे एंड थीटा का मान 30 डिग्री निकलेगा, यहाँ पर 30 रखिएगा तो cos 30 का मान √3/2 होता है। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 होता है, तो cot 60 का मान 1/√3 होता है। साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72 तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, क्या होगा 1 होगा फॉर्मूला के हिसाब से। आगे देखो 22वां प्रश्न बोला कि cos स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, तो इसको हल करेंगे तो इसका भी मान हमेशा 1 आएगा। देखो cos a का मान x तो साइन a का मान का √x 1 - x स्क्वायर आपका निकल जाएगा, ऑप्शन बी मानेंगे। अगला देखते हैं, अगला cos 30 साइन 60 साइन 30 का मान पूछा तो इसको हल कीजिएगा तो √3/3 निकलेगा। सभी का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 9वां चैप्टर्स आपका क्या है, तो 9वां चैप्टर्स उतना ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को छोड़ते हैं 9वां चैप्टर का, क्योंकि ये हल करना पड़ेगा, लंबा है, यहाँ से प्रश्न आने का आसार नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 9वां चैप्टर से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न जहाँ से सबसे ज्यादा आता है 10वां चैप्टर से आता है वृत्त। अब यहाँ से तो वृत्त वाले को वृत्त पर अनेक स्पर्शक है, यानी एक वृत्त पर पूछे कितने स्पर्शक है तो अनंत खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक
एक बिंदु से केवल एक, यानी वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वही वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्शरेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में आता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर कोण कितना बनता है, हमेशा 180 डिग्री बनता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी क्या, व्यास कहलाएंगी। ये सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, मस्तिष्क में बैठा लीजिए। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। सभी वृत्त क्या होता है, हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं, तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाती है स्पर्शरेखा कहलाती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2, ठीक है। आगे एक रेखा जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब मतलब ऊंचाई के मिलान बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लंब केंद्र बोलेंगे। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो उसके जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा P और PB एक दूसरे के बराबर यानी 180 डिग्री एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान कितना होगा, तो 70 डिग्री निकलेगा POA का मान, ठीक है। देखो 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी 25 का स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, रूट निकाल दीजिए, 7 सेंटीमीटर निकलेगा। 14 नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाहर के बिंदु A पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है तो एक केंद्र से उसकी दूरी क्या निकलेगा, तो निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, रूट निकाल लीजिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 इस चैप्टर्स का क्या दिया है। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्शरेखा P और PB खींचे गए हैं, तो PA का मान 8 है तो PB का भी मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि बाहर बिंदु से खींचेगा। वृत्त में स्पर्शरेखा की लंबाई हमेशा समान होता है। कुछ इस चैप्टर में हम लोग महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला व्यास बाय 2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर केंद्र से परिधि तक केंद्र से वृत्त के भाग तक हम लोग बोलते हैं परिधि, कहते हैं त्रिज्या इसको बोलेंगे, ठीक है ना। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है πr + 2r होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कई बार पूछा था, यहाँ पर बोल सकते हैं पाई थीटा r² बटा 360 एंड 360 गुना हो जाएगा आपका πr²। वही अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 πr², ठीक है। थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुना 2πr होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आने के एक नहीं बहुत आसार है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वही देखो, तो इस चैप्टर में अगर देखिएगा तो जो चैप्टर अभी चालू हो रहा है आपका, ये वृत्त परिधि वाला, यहाँ से प्रश्न भी आता है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होता है, उसकी त्रिज्या कितना निकलेगा, तो अगर उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब उसका जो त्रिज्या निकलेगा 2 मात्रक निकलेगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। इसको हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है ये आपका क्षेत्रमिति वाला प्रश्न है। 2 4 10 इसमें प्रश्न देखेंगे और यहीं पर चैप्टर को इन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ ले, उतना ही चैप्टर में आपका सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात x अनुपात y निकलेगा। यदि दो वृत्तों की परिधि आपको 2:3 के रूप में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकलेगा, 2:3 के रूप में उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, पाई किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर वृत्त की परिधि होता है, 2πr, ठीक है। परिधि पूछ रहा है उसका। आगे देखिए बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा 4:1 निकलेगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना πr²। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। आगे 10 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यदि एक चक्का 500 चक्रों में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो चक्के की त्रिज्या है, यानी चक्के की त्रिज्या पूछा, चक्का का त्रिज्या कितना निकलेगा, तो हल कीजिएगा तो चक्का का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर निकलेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात 1:4 निकलेगा वहां से, ठीक है।
आगे प्रश्न आपको बोल रहा है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमिति, यदि अर्धवृत्त का परिमिति होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का सिर्फ πr निकल जाएगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल आपको 4:9 के रूप में दिया है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 निकल जाएगा। ठीक है, आगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, 7 रख के हल करेंगे 88 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 निकलेगा। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगा, तो आपका 44 सेंटीमीटर आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जैसा देखते हैं यहाँ पर अंतिम देखते हैं क्वेश्चन से, एक वृत्त का त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या 300 सेंटीमीटर 300% बढ़ जाएगा आपका। यदि वर्ग का विकर्ण आपको 16√2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी वर्ग की भुजा की लंबाई कितना, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने लगभग यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रायिकता वाला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, तो प्रायिकता वाले चैप्टर का मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है। यहाँ जो भी चैप्टर 8 को 9 को लगातार मैं पढ़ा है, यहीं से आपका सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। एक एक चीज़ों को आप मस्तिष्क में अपना बैठा लीजिएगा।